हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन पर रहने वाली है, जिसमें सामान्य विज्ञान से रिलेटेड, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से रिलेटेड 30 क्वेश्चन पर जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है पार्ट 1 के नाम से, ये पार्ट 2 है। इसमें भी जो है हम 30 वीडियो पर जो है डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। सबसे पहले टॉपिक जो रहेगा आज का हमारा वो रहेगा सामान्य विज्ञान से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे जो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने वो है, दूरदृष्टि दोष पीड़ित व्यक्ति को कौन सा लेंस लगाया जाता है? उत्तल लेंस लगाया जाता है कि अवतल लेंस लगाया जाता है? ठीक है, अब यहाँ पर कई बार कॉन्सेप्ट पूछे जाता है और नॉर्मल है याद करना, कई बार हम इसमें मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसको याद कैसे करेंगे। देखिए, दूरदृष्टि दोष, इससे पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है कि जिसको दूरदृष्टि दोष हो जाता है उसको दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और इसका अपोजिट होता है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। यहाँ नाम के अपोजिट काम चलता है। मतलब देखो, नाम क्या लिखा है? दूर, मतलब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी, मतलब पास की बीमारी है। और अगर निकट दृष्टि दोष है, मतलब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। फिर इसमें लेंस लगाए जाते हैं, है ना। इस प्रकार की बीमारी को ठीक करने के लिए लेंस लगाई जाती है, या तो उत्तल लेंस लगता है या तो अवतल लेंस लगता है। तो उसी तरीके से लेंस भी याद रखना। देखिए, निकट शब्द बड़ा है, दूर शब्द छोटा है। उसी तरीके से अवतल लेंस शब्द बड़ा है और उत्तल लेंस शब्द छोटा है। तो इस तरीके से याद कर लें कि जो निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष, उसमें अवतल लेंस लगाया जाता है, और जो दूर दृष्टि दोष होता है उसमें उत्तल लेंस लगाया जाता है। याद कैसे करना है? बड़ा शब्द उत्तल है, देखिए अवतल आपका बड़ा शब्द है, ठीक है, और निकट भी आपका बड़ा शब्द है। फिर उसके बाद आप याद रखना कि जो दूर है, दूर वो एक छोटा शब्द है, और उत्तल भी क्या है? छोटा शब्द है। अगर मैं अवतल और उत्तल की बात करूं तो छोटा शब्द कौन सा है? उत्तल है, और बड़ा का शब्द कौन सा है? अवतल है। उसी तरीके से दूर और निकट की बात करूं तो बड़ा शब्द कौन सा है? निकट, और छोटा शब्द कौन सा है? दूर। तो इस तरीके से आप उनको याद रखें कि अवतल बड़ा है तो अवतल के साथ बड़ा शब्द रखना है निकट, और देखिए उत्तल छोटा है तो उत्तल के साथ रखना छोटा शब्द मतलब दूर। तो इस तरीके से याद रखना कि जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें अवतल लेंस लगाया जाता है, और जो दूर दृष्टि दोष होता है उसमें उत्तल लेंस लगाया जाता है। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि जिसको दूर दृष्टि दोष हो जाता है उस व्यक्ति को क्या होता है? दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है ना। याद रखना, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, निकट की वस्तु उनको स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, जिसको दूर दृष्टि दोष हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस क्या है? अवतल लेंस है कि उत्तल लेंस है? पहले प्रश्न को समझिए। देखिए, अगर एक बुक रखी हुई है और बुक के ऊपर एक क्या रखा हुआ है? लेंस। तो आपको ही पता है कि बुक के ऊपर कुछ अक्षर लिखे हुए होते हैं। अब देखिए, अगर आप उस लेंस को उठाते हैं तो अक्षर बड़े होते जाएंगे। अगर आप उस लेंस को, किताब के ऊपर रखे हुए लेंस को अगर आप ऊपर की ओर उठाते हैं तो उस पर, किताब पर लिखे हुए अक्षर का आकार अगर बढ़ता है, अगर उन अक्षरों का आकार बढ़ता है लेंस को ऊपर उठाने से, तो आपको बताना है वो कौन सा लेंस होगा। तो वो होगा आपका उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा। याद रखना, किताब के ऊपर आप एक लेंस रखिए, और जैसे ही आप उस लेंस को किताब के ऊपर से उठाएंगे तो जैसे जैसे आप उस लेंस को ऊपर करते जाएंगे वैसे वैसे उस किताब पर लिखे हुए अक्षर बड़े होते जाएंगे। तो आप समझ जाना कि वो लेंस कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास, यदि किसी लेंस के अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस कौन सा होगा? अवतल होगा। इसके पहले हम क्या पढ़ चुके हैं
कि अगर किसी किताब का अक्षर बड़े दिखाई देते हैं तो वो लेंस कौन सा होगा, उत्तल लेंस होगा। उसी तरीके से अगर किसी किताब के अक्षर छोटे दिखाई देते हैं, अगर आप लेंस से किसी किताब के अक्षर देखते हैं और वो आपको छोटे दिखाई देते हैं तो समझ जाइए वो कौन सा लेंस है, वो अवतल लेंस है। और अगर किसी लेंस से किसी किताब के अक्षर बड़े दिखाई देते हैं तो समझ जाइए कि वो उत्तल लेंस है। यहाँ पूछा जा रहा है यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वो कौन सा लेंस होगा, तो वो अवतल लेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, तारे टिमटिमाते हैं। तो जो तारे टिमटिमाते हैं इसका क्या कॉन्सेप्ट है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, उनका क्या लॉजिक है, तो उसका लॉजिक है अपवर्तन के कारण। किसके कारण, अपवर्तन। देखिए यहाँ से लेकर तो तारों तक की दूरी बहुत अधिक है। अब इनके बीच में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, प्रकाश भी देखने को मिलता है, वायु भी देखने को मिलती है, धूल के कण भी देखने को मिलते हैं और गति भी देखने को मिलती है, क्योंकि पृथ्वी भी गति करती रहती है ना, अपने कक्ष में भी घूमती रहती है और साथ ही साथ परिक्रमा भी लगाती रहती है। ये सारी चीज़ें मिलकर ये अपवर्तन बना देती हैं एक तरीके का। इसीलिए तारे और हमारे बीच में बहुत दूरी है। अब अधिक दूरी होने के कारण हमारे बीच में धूल के कण भी देखने को मिलते हैं, प्रकाश भी देखने को मिलता है, वायु भी देखने को मिलती है, मतलब एयर भी देखने को मिलता है, अंतरिक्ष भी देखने को मिलता है जिसमें कोई एयर वगैरह नहीं होती है। तो इतनी सारी चीज़ें बीच में आ जाती हैं जिसके कारण क्या होता है, कभी तारा हमको दिखाई देता है, कभी तारा हमको दिखाई नहीं देता है। तो हम जब तारा देख रहे होते हैं और जिस समय तारा हमको दिखाई नहीं देता है, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो वो जिस समय के लिए तारा हमारी आंखों से अलग हो जाता है, दिखाई नहीं देता, तो ब्लैक दिखाई देता है, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि तारा जो है टिमटिमा रहा है। बट लॉजिक ये है कि तारा नहीं टिमटिमाता है, हम तारे और हमारे बीच में क्या आ जाते हैं, तारे और हमारे बीच में कभी कभी जो है लाइट नहीं मिल पाती है, या कभी कभी आप देख सकते हो तो धूल के कण या कोई भी चीज़ ऐसी आ जाती है जो बीच में क्या डालती है, बाधा उत्पन्न डालती है, जिसके कारण वो तारे जो है हमको कभी दिखाई देते हैं, कभी दिखाई नहीं देते। इसलिए तारे हमको कैसे दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए। लेकिन इसको नॉर्मल फिजिक्स की भाषा में हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो याद रखना तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो अपवर्तनांक के कारण टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है। देखिए 3 कण आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जैसे आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज लगा होता है। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, तो याद रखना कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोटॉन कैसा होता है, तो प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव होता है। लेकिन जिसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता है ना, उसको बोलते हैं आवेश रहित, जिसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता है, तो वो होता है आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। याद रखना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, वो आवेश रहित होता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन एक ऐसा कण है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। क्या करते हैं हम, नॉर्मली प्लांट्स वगैरह जो देखते हैं ना, उनकी अगर आप इंटरनल मतलब आंतरिक संरचना का अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं अगर आप, है ना, अगर उनकी आप इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप उसको फिजिक्स की आप उसको बायो की या जीव विज्ञान की भाषा में आप उसको क्या कहेंगे, तो आप उसको कहेंगे शारीरिकी। क्या कहेंगे, शारीरिकी। मतलब आप उसके शरीर, वो भी कौन से शरीर की, आंदरूनिक, है ना, मतलब आंतरिक, उसके शरीर के अंदर की संरचना का अध्ययन कर रहे हैं। प्लांट को आप कट कीजिए और प्लांट की पत्तियों को अगर आप कट करते हैं और उसके अंदर का स्ट्रक्चर देखते हैं मशीन के थ्रू, तो आप ये क्या कर रहे हैं, आप उनके अंदरूनी भाग की स्टडी कर रहे हैं, इसलिए उसको कहते हैं शारीरिकी। तो याद रखना, शारीरिकी ये क्या कहलाता है, जब हम प्लांट के अंदरूनी भागों की स्टडी करते हैं तो उसको शारीरिकी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। देखिए जो लेंस होता है ना, लेंस, उसकी क्षमता किस में मापी जाती है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोड। और कई बार प्रश्न पूछा जाता है, फिजिक्स का इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो लेंस होता है, 1 डायोड, 2 डायोड, 3 डायोड, इस तरीके से डायोप्टर उसकी क्या होती है, इकाई होती है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है। देखिए नॉर्मली फिजिक्स से ये दो तीन प्रश्न फिक्स हैं, मात्रक वगैरह पूछे जाते हैं, तो याद रखना है आपको कि जो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो डायोप्टर लेंस की मात्रा की इकाई होती है। अलग अलग चीज़ की अलग अलग इकाई होती है।
मैं बोलूँगा कि आप दूध को किस में मापते हो, तो आप बोलोगे लीटर में मापते हैं। ठीक है, मैं बोलूँगा दाब, हमने बताया था दाब को किस में मापा जाता है, प्रेशर, तो आप बोलोगे पास्कल पे मापा जाता है, 1 पास्कल, 2 पास्कल, 3 पास्कल। मैं बोलूँगा बल, फोर्स जो लगाते हैं ना अपन बल, उसको किस में मापा जाता है, तो न्यूटन में मापा जाता है। 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3, कितने न्यूटन बल लगाया, 5 न्यूटन बल लगाया, तो न्यूटन में मापा जाता है। उसी तरीके से जो लेंस की क्षमता होती है, मतलब लेंस कितने अच्छे तरीके से वर्क करेगा, लेंस अलग अलग होते हैं ना, अवतल लेंस भी होता है और उत्तल लेंस भी होता है। नॉर्मली आंखों में भी लगाए जाते हैं और अलग तरीके के दूरबीन वगैरह में भी, कैमरे वगैरह में भी लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो किस में मापा जाता है, डायोप्टर में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, रडाल की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। रडाल आपने देखा होगा जो क्या करता है, कैच करता है, मतलब रडाल क्या करता है, अपना एक एरिया बनाता है और उस एरिया के अंदर अगर कोई चीज़ आती है तो उसको कैच कर लेता है कि उसकी बाउंड्री के अंदर कोई चीज़ एंटर करी है। नॉर्मली इनका इस्तेमाल कहाँ हुआ था, सबसे बेहतरीन इनका इस्तेमाल युद्ध वगैरह में किया जाता है। जैसे कि अभी भी अगर आप देखेंगे तो युद्ध में इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, जैसे कि दूसरे देशों द्वारा अगर किसी भी प्रकार के रॉकेट वगैरह दागे जाते हैं तो ये रडाल क्या करता है, उनको कैच कर लेता है कि अपने देश की तरफ या अपने एरिया की तरफ कोई रॉकेट वगैरह आ रहा है। तो रडाल क्या करता है, अपने चारों ओर, मतलब उसकी रडाल की एक सीमा होती है, लिमिट होती है, अलग अलग प्रकार के रडाल होते हैं। तो रडाल क्या करते हैं कि अपन जैसे मान लीजिए रडाल की एरिया 10 किलोमीटर हो गया है ना, जैसे मान लीजिए कोई रडाल है उसका एरिया कितना है, 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर के अंदर में अगर कोई भी रॉकेट वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो रडाल के लिए अच्छा नहीं है, तो रडाल क्या कर देता है, एक वायरन वगैरह और एक तरीके का संकेत दे देता है मशीन को कि आसपास कोई ऐसी गतिविधि हो रही है, रॉकेट वगैरह या किसी भी प्रकार की जो है ऐसी घटना हो रही है जो रडाल के लिए अच्छी नहीं है। इस तरीके के रडाल जो है इस्तेमाल में किए जाते हैं, ज़्यादातर युद्ध वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि अगर किसी देश द्वारा हमारे देश में किसी भी प्रकार के ऐसे बम वगैरह, रॉकेट वगैरह अगर छोड़े जाते हैं तो रडाल उनको पहले ही कैच कर लेता है और उनको हवा में ही क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। तो रडाल जो ये वर्क करता है, ये किस सिद्धांत पर वर्क करता है, प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि रडाल की कार्य प्रणाली क्या होती है। तो रडाल कैच कैसे करता है, तो वो रेडियो तरंगों के द्वारा इनको कैच कर लेता है। नॉर्मली अगर मान लीजिए रडाल की 10 किलोमीटर का एरिया है, मतलब 10 किलोमीटर तक उसकी तरंग दैर्ध्य फैल जाती है। ठीक है, अब वो उनके तरंग दैर्ध्य से जब कोई चीज टकराती है ना, तो वो रडाल को संकेत दे देते हैं और रडाल जो है मशीन को संकेत दे देती है। तो इस तरीके से रडाल काम करता है। और अगर आप देखोगे तो तरंग दैर्ध्यों पर काम करता है ना रडाल। तो ये चीज आपको याद रखना है कि इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होती है कि रडाल जो है अपनी तरंग दैर्ध्य को चारों ओर फैला देती है ना। अब जैसे ही इनके ऊपर कोई चीज अटैक करता है, रडाल के एरिया में जैसे भी कोई आता है ना, तो ये संकेत दे देती है मशीन को। तो याद रखना, रडाल जो है रेडियो तरंगों के परावर्तन पर जो है काम करती है ना, रेडियो तरंगों का जो परावर्तन होता है ना, उस पर रडाल काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं। तो कोई भी एक पिंड है, तो किसी पिंड के गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। नॉर्मली कॉन्सेप्ट समझिए, प्रश्न थोड़ा सा हार्ड है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, किसी भी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं, मतलब कहने का मतलब है कोई भी एक वस्तु है, उसके उस गुण को हम क्या कहेंगे, उसके उस कैरेक्टर को हम क्या कहेंगे जिसमें वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में, विराम का मतलब क्या होता है, रुका हुआ, विराम का मतलब क्या होता है, रुका हुआ, और एक समान गति का मतलब क्या होता है, अपन एक समान गति से चले जा रहे हैं, है ना, गति एक समान है, एक ही समान गति से हम जा रहे हैं, उसको एक समान गति कहते हैं। और विराम का मतलब होता है रुका हुआ। आप क्या करते हैं, आप नॉर्मली, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, अगर आप किसी बॉक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उस बॉक्स के ऊपर बल लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तभी तो आप उस बॉक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे। लेकिन जब आप उस बॉक्स के ऊपर बल लगाएंगे तो वो बॉक्स क्या करेगा, उस बल का विरोध करेगा, मतलब आपके द्वारा लगाए गए बल का क्या करेगा, विरोध करेगा। वो चाहेगा कि वो जैसा है वो उस कंडीशन में ही रहे, यह उसका गुण कहलाता है, यह उस वस्तु का कैरेक्टर है, एक गुण है, उसको बोलते हैं जड़त्व। क्या बोलते हैं, फिजिक्स की भाषा में जड़त्व कहते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। न्यूटन ने ही जड़त्व के नियम भी दिए थे, याद रखना, न्यूटन ने 3 नियम तो दिए थे, साथ ही साथ जड़त्व के बारे में भी बताया था कि कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में है, मतलब स्थिर अवस्था में है, और अगर आप उस पर बल लगाते हैं उसको उसके स्थान से हटाने के लिए, तो वह
उस चीज़ का विरोध करती है, इसीलिए तो हमको बल लगाना पड़ता है, क्योंकि वस्तु क्या कर रही है, विरोध कर रही है। तो जब वस्तु अपने स्थान से हटने का विरोध करती है ना, तो उसको कहते हैं जड़त्व। लेकिन ये कौन सा जड़त्व कहलाता है, ये विराम का जड़त्व कहलाता है। इसी तरीके से क्या होता है नॉर्मली कि अगर कोई वस्तु मान लीजिए गति अवस्था में है ना, मान लीजिए कोई चीज़ ऐसी दौड़ आपके सामने जो है गति में आ रही है, जैसे मान लीजिए कोई कार वगैरह आपके सामने गति अवस्था में आ रही है, चलती हुई आ रही है, और अगर आप उसको रोकने का प्रयास करेंगे तो क्या वो रुकेगी, नहीं रुकेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो गति अवस्था में, और आप क्या करना चाह रहे हैं, आप उसको रोकना चाह रहे हैं। तो कोई वस्तु गति अवस्था में है और आप उसको रोकना चाह रहे हैं, तो वो रुकेगी क्या, नहीं रुकेगी, वो उसका विरोध करेगी। मतलब अब वस्तु क्या कर रही है, आप जो काम करना चाह रहे हैं उसका क्या कर रही है, विरोध कर रही है कि आप ऐसा मत कीजिए। ये उस वस्तु का गुण कहलाता है जिसको जड़त्व कहते हैं, लेकिन उसको गति का जड़त्व कहेंगे। क्या कहेंगे, गति का जड़त्व कहेंगे। तो याद रखना, जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है और आप उसको हटाना चाहते हैं तो आपको बल लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वस्तु तो उस चीज का विरोध कर रही है, तो उसको कहते हैं विराम का जड़त्व। उसी तरीके से जब कोई वस्तु गति अवस्था में है और आप उसको रोकना चाह रहे हैं तो वस्तु रुकेगी क्या, नहीं रुकेगी, क्योंकि वो उस आपके द्वारा किए जा रहे कार्य को रोकना विरोध कर रही है उसका, कि आप उस वस्तु को मत रोकें। तो वस्तु का यह गुण क्या कहलाएगा, गति का जड़त्व। तो जड़त्व कहलाता है ये कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहना चाहती है, और अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वो गति अवस्था में ही रहना चाहती है। ये कहलाते हैं जड़त्व के नियम। क्या कहलाते हैं, जड़त्व के नियम कहलाते हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है, क्योंकि उससे होता क्या है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति दलदल में फंस रहा है तो जब वो दलदल में जा रहा होता है तो नॉर्मली क्या होता है, धीरे 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 करके वो दलदल के अंदर धंसता जाता है। तो उससे सबसे अच्छा बेटर ये होता है कि अगर आप दलदल से बचना चाहते हैं या दलदल में धंसने से बचना चाहते हैं तो सबसे बेटर ये होता है कि आप जो है एरिया बढ़ाइए। अपना एरिया बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अगर नॉर्मल दलदल में सीधे नीचे की ओर धंस रहे हैं तो आप अपने एरिया को बढ़ाइए, मतलब आप लेट जाइए। दलदल में नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो जिस तरीके से हमारा एरिया बढ़ सके ताकि हम लेटें, और उसमें भी आप हाथ और पैर दोनों को फैला कर लेटिए। उससे क्या होगा, एरिया बढ़ जाता है, क्षेत्रफल बढ़ जाता है। और जब किसी वस्तु का क्षेत्रफल बढ़ जाता है ना तो दाव कम लगता है। दाव मतलब प्रेशर कम लगता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप दलदल में फंस रहे होते हैं उस समय आपका पूरा का पूरा वेट कहाँ होता है, पैरों पर होता है। और पैर क्या करते हैं, दलदल में फंसने के लिए प्रेशर डालते हैं, तो दलदल हटता जाता है और आपके पैर जो है दलदल में फंसते जाते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा प्रेशर कहाँ है, आपकी बॉडी का पैरों पर है। और पैर क्या कर रहे हैं, पैर दलदल को हटाने का काम कर रहे हैं। इस तरीके से आप दलदल के अंदर फंसते जाएंगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए उस दलदल में लेट जाते हैं तो उससे क्या होगा, आपका जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, पूरी बॉडी में आपका एरिया बढ़ जाएगा, बहुत बड़ा एरिया भी बन जाएगा। और आपका जो दाव है, जो आप दलदल में धंसने के लिए जो पैर आपके दलदल में फंस रहे थे वो उनका भी एरिया बढ़ जाएगा, और आपको जो है प्रेशर कम लगेगा, आपकी बॉडी पर प्रेशर कम लगेगा, तो आप दलदल में जो है कम फंसेंगे। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि अगर दलदल में फंसते हुए व्यक्ति दलदल में लेट जाता है तो उसका दाव कम हो जाता है। तो उसमें लिखा है क्षेत्रफल अधिक हो जाता है, और क्षेत्रफल जब अधिक हो जाता है तो दाव क्या हो जाता है, अपने आप कम हो जाता है। तो याद रखना, एरिया कम हो जाता है, एरिया बढ़ जाता है, और एरिया बढ़ जाने से क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। दो बर्फ के टुकड़े लीजिए, आप उनको आपस में रगड़िए। अगर आप उनको एक दूसरे से रगड़ते हैं, टुकड़ों को आपस में, है ना, दबाते हैं, तो क्या होगा, कुछ समय के बाद वो बर्फ के टुकड़े आपस में जुड़ जाएंगे, है ना। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि बर्फ के टुकड़ों को अगर आप आपस में, उनके अंदर एक बल काम करता है, वॉन डर वाल बल, मैंने बताया था जब केमिस्ट्री पढ़ा था तब बताया था, वॉन डर वाल बल काम करता है। तो बर्फ के टुकड़ों को जब आपस में आप रगड़ते हैं, दबाते हैं, तो दो बर्फ के टुकड़े थोड़े समय के बाद आपस में क्या हो जाते हैं, आपस में जो हैं वो चिपक जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है, तो उसका कारण है, जब आप दो बर्फ के टुकड़ों को आपस में रगड़ते हैं तो उनके बीच में दाब अधिक लगता है। दाब मतलब प्रेशर, और आप क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगाने का काम कर रहे हैं। अगर आप बर्फ के टुकड़ों को रगड़ेंगे तो उससे क्या होगा, उनके बीच में प्रेशर लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। किसी भी वस्तु को आप अगर एक दूसरे से ऐसा
प्रेस करेंगे, रगड़ेंगे, तो उन वस्तुओं के बीच में क्या बनेगा, दाब बनेगा ना, प्रेशर बनेगा ना। तो वो प्रेशर क्या करता है, गलनांक घटा देता है। गलनांक का मतलब क्या होता है, बर्फ का गलना। बर्फ फिर गलना बंद कर देता है, और जब बर्फ गलना बंद कर देगा तो फिर क्या होगा, बर्फ जम जाएगा। और जब आप दो बर्फ के टुकड़ों को रगड़ेंगे तो उनके बीच में दाब अधिक लगता है, दाब अधिक लगता है तो उनके बीच में गलनांक कम हो जाता है, जिसके कारण वो बर्फ जम जाता है। तो दोनों बर्फ आपस में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। याद रखना, दो वस्तुओं को रगड़ने से उनके बीच में दाब ही बढ़ता है ना, याद रखना। दो वस्तुओं को जब आपस में रगड़ा जाता है, उसी तरीके से दो बर्फ के टुकड़ों को आप आपस में रगड़ेंगे तो उनके बीच में दाब अधिक हो जाता है, और दाब अधिक होने से गलनांक घट जाता है। गलनांक घट जाएगा तो दोनों के बर्फ के टुकड़े आपस में क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है। तो इसको तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। पाचन क्रिया किसको कहते हैं, जिसमें बड़े अणु, जटिल अणु छोटे छोटे अणुओं में बढ़ जाते हैं, वही तो पाचन कहलाता है। पाचन का मतलब क्या होता है, पाचन का मतलब होता है हमने जो चीज़ खाई, हमने जो जटिल चीज़ खाई, हमने जो इतनी कठोर चीज़ खाई, उसको छोटे छोटे अणुओं में बांटना, छोटे छोटे कणों में बांटना, छोटे छोटे पार्ट्स में बांटना, वही तो पाचन कहलाता है। ठीक है, तो प्रोटीन का एमिनो अम्ल में विघटन, विघटन मतलब टूटना, विघटन मतलब टूटना। याद रखना, प्रोटीन खाते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं हम, लिपिड्स खाते हैं हम एक तरीके के वसा खाते हैं, सारी चीज़ फैट हम खाते हैं। तो देखिए, जब आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना, तो कार्बोहाइड्रेट नॉर्मली नहीं होता, वो जटिल होता है। फिर धीरे धीरे वो कार्बोहाइड्रेट को हम तोड़ते हैं, और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने की प्रक्रिया तो मुंह से ही प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है। उसी तरीके से प्रोटीन का पाचन अपने जो है अग्नाशय में शुरू हो जाता है, आमाशय में। आमाशय जो होता है ना, आमाशय, उसके अंदर अपना जो है प्रोटीन का पाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। प्रोटीन छोटे छोटे एमिनो अम्लों में टूटने लगता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, तो आंसर दे देना एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है, तो ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। कौन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। उसी तरीके से याद रखना कि प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, तो प्रोटीन एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आंसर आएगा एमिनो अम्ल होती है। और आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोटीन, अगर मान लीजिए प्रोटीन आपस में टूट जाता है, तो उससे क्या बनेगा, तो बोलना है एमिनो अम्ल बनता है। ठीक है, इतने कॉन्सेप्ट याद रखना कि जो प्रोटीन होता है वो एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है। और पाचन क्रिया में क्या होता है, जटिल चीज़ों को हम सरल चीज़ों में तोड़ते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को हम तोड़ देते हैं एमिनो अम्ल में, ठीक, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट को हम तोड़ देते हैं ग्लूकोज में, प्रोटीन को हम तोड़ देते हैं एमिनो अम्लों में। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, पाचन क्रिया में प्रोटीन एमिनो अम्लों में टूट जाता है, मतलब छोटे छोटे अणुओं में प्रोटीन टूट जाता है, ये पाचन क्रिया है। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है, वह है, मतलब नॉर्मली आपने जो ग्रह देखे हैं ना, जैसे बृहस्पति होता है, शुक्र होता है, वरुण होता है, अरुण होता है, शनि होता है, ये जो ग्रह हैं, इसमें सबसे ज़्यादा मीथेन किस ग्रह पर पाई जाती है। प्रश्न ये है कि सबसे ज़्यादा मीथेन किस वायुमंडल में पाई जाती है, मतलब किसके वायुमंडल में पाई जाती है। अब कौन से ग्रह, यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा आधा है, मीथेन किस ग्रह के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो जो आपका बृहस्पति है ना, बृहस्पति, इसके जो वायुमंडल है ना, उसमें सबसे ज़्यादा मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखना। हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, 78% पाई जाती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। ठीक है, तो अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड थर्ड नंबर पर होती है, ऑक्सीजन भी होती है, तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ बात हो रही है बृहस्पति, बृहस्पति जो है ना, उसका जो वायुमंडल होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, मीथेन गैस पाई जाती है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है। प्रोटीन का पाचन अभी हमने डिस्कशन किया। प्रोटीन का पाचन मतलब प्रोटीन को थोड़े थोड़े छोटे छोटे अणुओं में तोड़ दो, मतलब एमिनो अम्लों में तोड़ दो। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है। तो अगर मैं प्रोटीन को तोड़ूंगा, अगर मान लीजिए मैं प्रोटीन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, एमिनो अम्ल मिलेंगे ना। क्यों, क्योंकि प्रोटीन तो एमिनो अम्लों से मिलकर बना होता है ना। तो उसी तरीके से प्रोटीन के पाचन में, अब प्रोटीन को पचाने के लिए कोई चीज़ होनी चाहिए हमारी बॉडी में। ठीक है, तो अब प्रोटीन को पचाने के लिए हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारी बॉडी में होते हैं लिपिड्स, है ना, ट्रिपी, है ना,
ट्रिप्सिन है ना, ट्रिप्सिन होता है, ये एक एंजाइम होता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम होते हैं और अलग अलग तरीके के एंजाइम अलग अलग ग्रंथियों से निकलते हैं, ये भी याद रखना। हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्रंथि भी पाई जाती हैं, उन ग्रंथियों से बहुत सारे एंजाइम भी निकलते हैं, वो एंजाइम भोजन को पचाने का काम करते हैं। उसी में से एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन क्या करता है, ये यकृत में पाया जाता है, ठीक है, यकृत ना, सॉरी, ये जो ट्रिप्सिन होता है ये आमाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, आमाशय में। ये जो ट्रिप्सिन है ना, ये एक तरीके का एंजाइम है। ये क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है। प्रोटीन को पचाता है मतलब प्रोटीन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है, ये है ना, जिससे अमीनो अम्ल मिल जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि प्रोटीन को पचाने का या प्रोटीन को पचाने का काम कौन सा एंजाइम करता है, तो ट्रिप्सिन करता है, ठीक है। और सबसे पहले प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, आमाशय में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है। अगर आपके मांसपेशियों में ऐसी कौन सी चीज़ एकत्रित हो जाती है जिससे आपकी बॉडी में थकावट उत्पन्न हो जाती है, आपको ज़्यादा थकावट लगने लगती है, वर्क काम कुछ किया नहीं लेकिन थकावट लगने लग गई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मांसपेशियों में आपके जो शरीर की मांसपेशियाँ हैं उसमें लैक्टिक अम्ल जमा हो चुका है, ठीक है। अगर आपकी बॉडी की मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है तो मांसपेशियों में थकावट उत्पन्न हो जाती है, मतलब पूरी बॉडी में ऐसा लगता है कि थकावट उत्पन्न हो चुकी है, ठीक है। तो याद रखना, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किस एक मात्र के जमा हो जाने से थकावट उत्पन्न हो जाती है, थकान उत्पन्न हो जाती है, तो वो लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल अगर जम जाता है मांसपेशियों में तो थकावट उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो प्रकाश वर्ष होता है वो किसकी दूरी, मतलब एक तरीके की यूनिट होती है प्रकाश वर्ष। देखिए नाम है प्रकाश, मतलब ये एनर्जी की बात हो रही, प्रकाश वर्ष, वर्ष मतलब एक वर्ष, वर्ष मतलब वर्ष ही हुआ ना, कोई एक वर्ष दो वर्ष कुछ भी। तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी की एक तरीके के प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को कहा जाता है। अब आप सोचिए, लॉजिक लगाइए कि प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी तय कर सकता है। लगभग 8 मिनट 16 सेकंड में, लगभग 8 मिनट 16 सेकंड में सूर्य से जो प्रकाश निकलता है वो पृथ्वी तक पहुंच जाता है। 8 मिनट 16 सेकंड में, ठीक है। 8 मिनट 16 सेकंड में सूर्य से जो प्रकाश निकलता है वो पृथ्वी तक पहुंच जाता है। तो आप सोचिए कि एक वर्ष में प्रकाश कितनी दूरी तय करेगा। प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसको प्रकाश वर्ष कहा जाता है। नॉर्मली जो दूरी मापते हैं ना, हम मीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं, लेकिन आप सोचिए ग्रहों के बीच की दूरी, तारों के बीच की दूरी, गैलेक्सी के बीच की दूरी कितनी ज़्यादा होगी, और उनके बीच की दूरी को ऐसे ही मापा जाता है। प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा चली गई एक साल में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। मतलब प्रकाश द्वारा एक वर्ष में आप सोचिए कि 8 मिनट और 16 सेकंड में सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाता है, तो एक वर्ष में कहाँ पहुंच जाएगा। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा जितनी दूरी तय की जाती है उसको प्रकाश वर्ष कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। मैं आपको बता चुका हूँ अलग अलग तरीके के उपकरण होते हैं जिनका उपयोग अलग अलग तरीके की विधियों में किया जाता है। जैसे कि एक होता है समुद्र की गहराई मापने वाला। तो समुद्र की गहराई मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं फेदोमीटर। क्या कहते हैं, फेदोमीटर। याद रखना, प्रश्न पूछा जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए किस प्रकार के यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, कंप्यूटर की आईपी चिप, आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है। कंप्यूटर के अंदर जो चिप होती है ना वो किस पदार्थ की बनी होती है, और कौन सी, आईसी, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर की जो आईसी चिप होती है वो किस पदार्थ की बनी होती है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास सिलिकॉन। किसकी, सिलिकॉन। यहाँ सही नहीं लिखा हुआ है, याद रखना सिलिकॉन, है ना। सिलिकॉन जो होता है SI, उसका संकेत क्या होता है, SI होता है, याद रखना। सिलिकॉन की बनी होती है चिप। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ से मिलकर बनी होती है, तो आंसर आएगा सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था।
जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, है ना, याद रखना, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेवी रेनर्स ने किया था। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, ये अलग चीज है। और यहाँ पूछा जा रहा है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो आंसर क्या आएगा, लेमार्क एवं ट्रेवी रेनर्स। तो लेमार्क एवं ट्रेवी रेनर्स ने क्या किया था, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास कार्य का मात्रक है। नॉर्मली हर चीज़ का मात्रक होता है, बता चुका हूँ मैं आपको। उसी तरीके से बल का मात्रक होता है, न्यूटन होता है, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, होता है कि नहीं होता है। किसी चीज़ को मापने का क्या होता है, किलोग्राम, 1 किलो, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम। किसी चीज़ को तौलने का कैसे होता है, जैसे कि मान लो आप दूध को तौलते हैं तो कैसे तौलते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। उसी तरीके से कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक होता है जूल। 1 जूल, 2 जूल, 3 जूल। कितने जूल काम किया, 5 जूल। कितने जूल बल की किया, 5 जूल। तो कार्य को मापने का जो इकाई होती है, कार्य को किस में मापा जाता है, जूल में मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है। एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना, एक ही प्रकार के परमाणु। देखो परमाणु कैसे होता है, जैसे कि एच क्या है, हाइड्रोजन, उसको हम परमाणु कह सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से Na क्या है, सोडियम, तो उसको भी क्या बोल सकते हो, परमाणु बोल सकते हो। लेकिन यहाँ बात क्या हो रही है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलके जो बना होता है उसे क्या कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं H और H दोनों को जोड़ दूँ तो H2 बन जाएगा। अगर मैं H और H दोनों को जोड़ दूँ तो H2 बन जाएगा। तो देखिए एक ही प्रकार के थे दोनों, और दोनों से मिलके क्या बन गया, H2। और थे दोनों एक जैसे, H प्लस H, H2। तो हम कह सकते हैं एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर क्या बना, H2। उसको कहेंगे हम तत्व। क्या कहेंगे, तत्व। इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं इंग्लिश में, एलिमेंट। तो याद रखना, एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर जो बना होता है उसको कहा एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो बना होता है उसको कहा जाता है तत्व। तत्व को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। तो ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने पर बना पदार्थ क्या कहलाता है। देखिए 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आप मिलाइए, लेकिन अब उनको एक निश्चित अनुपात में मिलाना। 1 लीटर पानी में 1 लीटर दूध मिला दीजिए, तो ये क्या हो गया, निश्चित अनुपात। 1 लीटर पानी में 1 लीटर दूध मिला दीजिए, तो इसको आप क्या कहेंगे, निश्चित अनुपात। अगर आप 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, या मिलाना मतलब संयोग करते हैं, तो उससे जो चीज़ बनती है, जो पदार्थ बनता है, वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है यौगिक। क्या कहलाता है, यौगिक। मिश्रण अलग चीज़ होती है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। मिश्रण अलग चीज़ होती है, यौगिक अलग होता है, तत्व अलग होता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो बना होता है वो तत्व कहलाता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बना होता है जो, वो भी निश्चित अनुपात में, वो यौगिक कहलाता है। और जिसका कोई निश्चित अनुपात ही ना हो उसको मिश्रण कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बना ऐसा पदार्थ जिसका कोई निश्चित अनुपात ही ना हो उसको हम मिश्रण कहते हैं। लेकिन जिसमें निश्चित अनुपात हो उसको हम यौगिक कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास पारसेक इकाई है। जैसे कि पास्कल भी थी ना आपकी, पास्कल किसकी इकाई थी, दाब की। याद रखना, प्रेशर लगाया जाता है ना, जो प्रेशर, उसकी इकाई क्या होती है, पास्कल। उसी तरीके से जो पारसेक, पास्कल अलग है, पारसेक अलग है। पारसेक किसकी इकाई होती है, दूरी की। अच्छा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, वो भी दूरी की होती है ना। प्रकाश द्वारा चली गई 1 साल की दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। उसी तरीके से पारसेक भी इकाई होती है, 1 पारसेक, 2 पारसेक, 3 पारसेक, लेकिन ये बहुत बड़ी होती है। जो ग्रह होते हैं ना, ग्रहों के बीच की जो दूरी होती है ना, उसको पारसेक में मापा जाता है ना। याद रखना, नॉर्मल दूरी नहीं होती, बहुत बड़ी दूरी होती है। किलोमीटर तो हम नॉर्मल किलोमीटर में मापते हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ी दूरी है पारसेक, है ना। पारसेक में दूरी मापी जाती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। धातु तो है, नॉर्मली क्या होता है, जितनी भी धातु जो होती है वो विद्युत की सुचालक होती है। धातु बता चुका हूँ, जो चमकीली होती है, जिनके ऊपर धन आवेश लगा होता है, उनको धातु कहते हैं। आवर्त सारणी में बताया था कि कौन कौन सी धातु हैं। तो जो धातु होती हैं वो नॉर्मली विद्युत की क्या होती हैं,
सुचालक होती है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु होते हुए भी विद्युत की कुचालक है, मतलब धातु है लेकिन फिर भी विद्युत की कुचालक है, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं कराई जा सकती। ऐसी कौन सी धातु है जो विद्युत की कुचालक है, जिसमें से विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती है? वो है आपका सीसा। सीसा एक धातु है लेकिन सीसा में से विद्युत को प्रवाहित नहीं किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस अधातु में धातु ही चमक पाई जाती है? देखिए, हैं तो वो अधातु लेकिन उसमें धातु ही चमक होती है। नॉर्मली धातु कैसे होते हैं? चमकीले होते हैं, लेकिन जो धातु नहीं होते हैं वो चमकीले भी नहीं होते हैं। लेकिन प्रश्न यहाँ पर ये पूछा गया है कि कुछ ऐसे अधातु होते हैं जिनमें धातु के समान चमक पाई जाती है, मतलब एक तरीके का अपवाद हो गया कि नहीं हो गया ये। नॉर्मली धातु कैसी होती है? धातु धनात्मक होती है, धातु चमकीली होती है, धातु विद्युत की सुचालक होती है। और उसके विपरीत क्या होता है? अधातु चमकीली नहीं होती हैं, अधातु विद्युत की सुचालक भी नहीं होती है, अधातु उनके ऊपर ऋणावेश लगा होता है। लेकिन कुछ ऐसी अधातु होती हैं जो कि चमकीली होती हैं, वो नाम आपको बताना है। तो जो धातु चमकीली होती हैं वो हैं आपकी ग्रेफाइट और आयोडीन। ग्रेफाइट और आयोडीन ये क्या होती हैं? ये विद्युत की तो अच्छा, ये विद्युत की कुछ सुचालक, ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक होता है, याद रखना, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। और ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों ही चमकीले होते हैं ये अधातु लेकिन दोनों चमकीले होते हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, एक गुब्बारे में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु हैं, यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो क्या होगा? एक गुब्बारा है, उसके अंदर ऑक्सीजन गैस है, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस है और दोनों बराबर मात्रा में हैं, दोनों के अणु बराबर हैं, जितने हाइड्रोजन के अणु हैं उतने ही ऑक्सीजन के अणु हैं। मान लीजिए एक गुब्बारा है, उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु बराबर मात्रा में और उसमें एक छेद कर दिया जाए तो क्या होगा? गैस निकलेगी बाहर, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस तो निकलेगी, लेकिन पहले कौन सी गैस निकलेगी? तो पहले निकलेगी आपकी हाइड्रोजन गैस, तेज़ी से निकलेगी। हाइड्रोजन गैस तेज़ी से इसलिए निकलेगी क्योंकि ये हल्की होती है और हल्की होने के कारण ये जो है ऊपर की ओर जाने का प्रयास करती है, तो याद रखना। और ऑक्सीजन गैस थोड़ी हाइड्रोजन की तुलना में भारी होती है, इसीलिए हाइड्रोजन गैस तेज़ी से निकलेगी, ऑक्सीजन गैस थोड़ा सा कम स्पीड से निकलेगी। अगर इस गुब्बारे में आप छेद कर देते हो और उसके अंदर हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है तो हाइड्रोजन गैस ज़्यादा स्पीड से निकलेगी क्योंकि वो हल्की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। जो कपूर होता है ना, नॉर्मली कपूर इस्तेमाल में लाया जाता है, कपूर के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो जल की सतह पर नाचते हैं। कहने का मतलब ये है जल की सतह पर तैरते रहते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है इसका? पृष्ठीय तनाव के कारण। अब ये पृष्ठीय तनाव क्या होता है? देखिए, पृष्ठीय तनाव के कारण मैं उदाहरण बताता हूँ। जैसे कि जो चाय है, चाय का कप, जब आप चाय पीते हैं ना तो चाय का कप अगर आप थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो चाय जैसे जैसे ठंडी होती जाती है ना, वैसे वैसे उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, चाय के ऊपर क्या बन जाती है? एक परत बन जाती है। वो किसके कारण बनी? वो पृष्ठीय तनाव के कारण करी। नॉर्मली जो झील होते हैं ना, ठंडे राज्यों में जो झील वगैरह होती है ना, तो वो झीलों की जो ऊपरी वाली सतह होती है ना वो भी बर्फ़ जैसी कठोर हो जाती है ना। देखा होगा आपने कि जो झील होती है, झील का ऊपरी पानी क्या हो जाता है? जम जाता है। किसके कारण जमा? पृष्ठीय तनाव के कारण जमा। ठीक है, उसी तरीके से आप देखेंगे पानी की बूंद जब ऊपर से नीचे आती है तो क्या वो गोल होती है? नहीं होती है। ठीक है, उसका एक शेप अलग तरीके का शेप होता है। अगर आप देखेंगे पानी की जो बूंद ऊपर से नीचे गिरती है वो उसका आकार कैसा होता है? राउंड होता है क्या? राउंड नहीं होता है, थोड़ा सा अलग होता है। याद रखना, किसके कारण होता है? वो भी पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। उसी तरीके से यहाँ पूछा जा रहा है कि कपूर के छोटे छोटे टुकड़े अगर आप पानी में डाल दोगे तो वो कपूर के छोटे छोटे टुकड़े पानी के ऊपर की सतह पर ही तैरते रहेंगे। किसके कारण? पृष्ठीय तनाव के कारण। पृष्ठ मतलब बिल्कुल ऊपर वाली सतह और तनाव मतलब टेंशन। तनाव का मतलब टेंशन, उस मतलब तनाव के लिए टेंशन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश में। तो याद रखना, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। किसके कारण नाचते हैं? पृष्ठीय तनाव के कारण। आपसे पूछ लिया जाए कि पानी की बूंद के पर कौन सा तनाव लगता है, तो पृष्ठीय तनाव लगता है। ये चीज़ भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो क्या होगा? पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से, मान लीजिए आप चांद पर हैं, ठीक है,
और वहाँ से आप एक वस्तु को फेंकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चांद से किसी वस्तु को पृथ्वी पर फेंकते हैं या चांद से आप किसी वस्तु को पृथ्वी की ओर फेंकते हैं तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि वो पृथ्वी पर तो नहीं आएगी वह वस्तु, बल्कि उसी उपग्रह के साथ साथ उतनी ही स्पीड से, जितनी स्पीड से वह उपग्रह हमारे पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, वह वस्तु भी उतनी ही स्पीड से हमारे ग्रह की परिक्रमा करने लगेगा। सोचिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है ना। अगर मान लीजिए आप चांद पर हैं और चांद से किसी वस्तु को पृथ्वी की ओर फेंकते हैं, तो जैसे ही आप किसी वस्तु को चांद से पृथ्वी की ओर फेंकेंगे तो वो पृथ्वी पर नहीं आएगी, बल्कि उसी जहाँ से आप फेंक रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप चांद से फेंक, तो चांद जितनी स्पीड से पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, वह वस्तु भी उतनी ही स्पीड से पृथ्वी की चारों ओर की परिक्रमा करने लगेगा, ठीक है। वो पृथ्वी पर नहीं आएगा। याद रखना, उपग्रह के साथ उसी चाल से, उसी स्पीड से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा वह वस्तु, जो वस्तु आप फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। याद रखना, फाइकोलॉजी अलग अलग होता है, जैसे साइटोलॉजी होता है ना, तो साइटोलॉजी में क्या किया जाता है, कोशिका का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी होता है एक, हिस्टोलॉजी में क्या किया जाए, ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, ऊतकों का अध्ययन। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि साइटोलॉजी मतलब कोशिका का अध्ययन, हिस्टोलॉजी मतलब ऊतकों का अध्ययन। उसी तरीके से फाइकोलॉजी होता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें किया जाता है शैवाल। जो शैवाल होते हैं ना, नीले हले शैवाल, लाल शैवाल समुद्र में पाए जाते हैं, है ना, जिसके कारण समुद्र जो है नीला दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, तो वो शैवाल के कारण दिखाई देता है। तो शैवाल जो होते हैं ना, वो उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसके अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। और साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज़रूर ज्वाइन हुए, जहां आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन मिल जाएगी कोई भी वीडियो जब मैं PDF में टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड करता हूं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड ज़रूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।